तो ऐसे ही दुष्परिणाम सामने आएंगे। सामने वाला आपको पराजित करके चला जाएगा। जैसे कि आजकल के विद्यार्थी हो गए हैं, जब बिल्कुल परीक्षा सर पे आ जाती है उस वक्त पढ़ाई करने बैठते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि हमारे लिए गुरुओं का आशीर्वाद कुछ अच्छा परिणाम लाने के लिए कारण बन जाए। और फिर ऐसे अभ्यास करने वालों से गुरुओं को भी सोच समझ के व्यवहार करना पड़ता है। एक आध बार तो व्यवहार कर लिया जाता है, बार बार उनसे व्यवहार करना भी खतरे से खाली नहीं होता है, इसलिए उनसे भी फिर दूर रहना पड़ता है। अब चूंकि आज समय तो इनने आधा निकाल ही दिया है, 15 मिनट बचे हैं, एक प्रश्न है उसको ले लेते हैं। क्योंकि बिना पुण्य के इसमें आप ये मत समझना कि इन लोग की गलती है, आप लोग की पुण्य थोड़ा सा कम तो पड़ ही गया। क्योंकि 10 दिन से आप पुण्य खूब बढ़ा रहे थे और आज जाके सही चौक पर वो पुण्य देखने को मिला। समझ रहे होंगे आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं। तो वो जो घटिया पुण्य आज इकट्ठा हो गया तो उसका परिणाम शाम को सामने। ये प्रश्न आया है, वैसे हम आज प्रश्नों को लेने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन अब आज समय हो गया इसलिए प्रश्न ले रहे हैं। आज उच्च शिक्षा की आड़ में विवाह की उम्र के उस पड़ाव में हो रहे हैं, विवाह भी उम्र के उस पड़ाव में हो रहे हैं कि युवावस्था ढलान की ओर हो जाती है। इसके कई दुष्प्रभाव सामाजिक जीवन में आते हैं। आपका युवा पीढ़ी को क्या संदेश है? उच्च शिक्षा एक मिडिल टर्म गोल है। लॉन्ग टर्म गोल और शॉर्ट टर्म गोल, इन दोनों के बीच में यदि तालमेल नहीं होगा तो इस प्रकार के प्रश्न उठते रहेंगे। यदि आपका अंतिम लक्ष्य इस ओर है और जो तात्कालिक लक्ष्य है, यानी दीर्घकालिक लक्ष्य तो इस ओर है और तात्कालिक लक्ष्य इस ओर हैं, तो पक्का है शुरुआत में तो आपको तात्कालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने जाना पड़ेगा। उतनी समय और उतनी मेहनत आपको एक्सेस करनी पड़ेगी जब आप अपने दीर्घकालिक लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। यदि आपने अपने जीवन को अविवाहित रहने का ही बना लिया है तो फिर आपके जीवन की उच्च शिक्षा प्राप्त करने की कोई उम्र नहीं है। और यदि आपको गृहस्थ जीवन में जाना है तो गृहस्थ जीवन के योग जो उम्र होती है, और ख़ास तौर से एक बात मैं उन बेटियों के लिए भी कहना चाहता हूँ। आज एक बहुत बड़ी समस्या सामने आने जा रही है जिसको आप निसंतानता की समस्या मानते हैं। पहले 100 में एक आध कभी किसी को हुआ करती थी, आज ये रेशो 50 तक पहुंच गया है और आगे तक पहुंचने को है। इसके बारे में कई सारे कारण बहुत से आपने सुने होंगे, लेकिन एक कारण जो एक गायकोलॉजिस्ट, फीमेल नहीं मेल दोनों प्रकार के होते हैं, तो उसने बताया, बोले महाराज यदि 27 साल की उम्र के बाद यदि कोई पहली बार मां बनता है तो उसके लिए ये समस्या और भी ज़्यादा दिक्कत होती है। ये बात अलग है कि पहले जब संतान 8-10 हुआ करते थे तो 40, 45, 50 साल तक भी संतान हुआ करती थी, कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन पहली बार यदि 27 साल की उम्र के बाद यदि आप माँ बनने जा रहे हैं तो आपके साथ समस्या भी बहुत होगी और फिर आप उस प्रकार के दौर में पहुंच जाएंगे जहां पर आपको फिर नई नई तकनीकों के आधार पर ही संतान को जन्म देना संभव हो पाएगा। अदरवाइज आपको सामान्य तरीके से संतान को जन्म देना संभव ही नहीं हो पाएगा। अब या तो आप ये तय कर लें कि हमारे लिए मोक्ष मार्ग में जाना है, तब तो फिर जीवन भर पढ़ना है, वृद्धावस्था में भी पढ़ना है। हम लोग भी पढ़ रहे हैं, गुरुजी भी पढ़ रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। और पढ़ने के लिए आपके जीवन में ही मनाही नहीं है, वृद्धावस्था तक आपको भी पढ़ना है, लेकिन किस समय क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और क्यों पढ़ना है, यदि ये आपको आता है तब तो आपको अभी कॉलेज लाइफ में पहुंचने के बाद कुछ बुद्धि प्रकट हो पाई है,
नहीं तो सही नई सिरे से आपको उस बुद्धि को प्राप्त करना भी आवश्यक है जिसमें निर्णय लेने की क्षमता पैदा हो पाए। 2-3 दिनों में कुछ एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट्स आए और बच्चों के माता पिता अथवा स्वयं बच्चे भी, कुछ लोग तो अपने जो अच्छे रिजल्ट्स आए हैं उनके लिए आशीर्वाद पाने भी आए, और कुछ लोग जिनके मन माफिक रिजल्ट नहीं आ पाए हैं वो हताशा के साथ भी सामने आए। और ये दौर अक्सर हर उन 2-3 महीनों में आता है जब भी कोई एंट्रेंस के रिजल्ट्स सामने आते हैं। अभी नीट का रिजल्ट आया, जेईई के रिजल्ट आए, सीए वालों के रिजल्ट्स आए, तो सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं। और 100 में से 2-4 लोग होते हैं जो खुशी मनाते हुए आशीर्वाद लेने आते हैं। कुछ तो मात अब ये पूछने आते हैं कि अब हम क्या करें। जिनके जीवन में लक्ष्यों की अनदेखी है, उनके जीवन में दूसरों के द्वारा तैयार किए हुए लक्ष्य ही सामने आ पाते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि मेरा लक्ष्य क्या है। जो इस एक माहौल ने और एक हवा ने उनके अंदर दिमाग में भर दिया है, उस हवा में बहने लग जाते हैं। जब तक वो हवा साथ देती तब तक बहते हैं, उसके बाद वो भी अपने आप को अकेला स्वीकार कर लेते हैं। और फिर उसके पश्चात उनके जीवन में एक इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि उस प्रश्न चिन्ह का उत्तर सही नहीं मिल पाया तो या तो वो डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं, नहीं है तो अपना अंतिम लक्ष्य तैयार कर लिया करते हैं। और आज इस अंतिम लक्ष्य को तैयार करने के सबसे ज़्यादा उदाहरण देखने को मिल रहे हैं, और ये सबसे ज़्यादा वहाँ देखने को मिल रहे हैं जिनकी एम्बिशंस हायर हैं। आज ही एक दृष्टांत दिया गया जो कि उस समय आप लोग नहीं थे, आपको देना चाहता हूँ और बहुत अच्छे से समझ में वो आ सकता है आपको। एक मैट्रिक पास व्यक्ति जिसने उसके पश्चात अपने जीवन में गृहस्थ जीवन को स्वीकार किया। घटना थोड़ी पुरानी है लेकिन आपके जीवन में भी समझने लायक है। वो मैट्रिक पास था, उसके बाद गृहस्थ जीवन में गया। गृहस्थ जीवन में गया तो संतान हुई तो 2-3 संतान हो गई। बहुत अच्छा उसके पास आय का स्रोत नहीं है, लेकिन फिर भी अभी तक जीवन जी रहा है। अब संतान जब बड़ी होने लग गई तो उसके मन में एक प्रश्न कौन था? वो प्रश्न उसके जीवन से जुड़ी हुई परिस्थितियों के कारण नहीं कौंधा था, बल्कि उसके आसपास की जो हवा ने उसके ऊपर दबाव बनाया था, इसलिए कौंधा। क्या कौंधा? और वो उस प्रश्न को पूछने के लिए, उस प्रश्न का उत्तर देने के बाद जिनके पास काबिलियत है उनके पास पहुंचा और पूछता है, मैं मैट्रिक पास हूं, मेरे 3 बच्चे हैं, क्या मैं जीवन में कुछ और अच्छा कमा सकता हूं, या फिर जीवन में मेरे लिए उन्नति कोई चांस है क्या, या फिर जीवन में क्या इतना सा कमा करके मैं अपना जीविकोपार्जन कर पाऊंगा क्या? ऐसे कुछ प्रश्न उसने घड़ी लगा के पूछ दिए। और जब इन प्रश्नों का उत्तर उससे पूछा गया, जिसको इसका सही उत्तर देना आता था, वो कौन हो सकता है वो तो आप ही समझना। तो जवाब दिया गया, हाँ आप मैट्रिक पास हैं, ये भी बात ठीक है। आप गृहस्थ बन गए हैं, ये भी बात ठीक है। आपके 3 बच्चे हैं, ये भी बात ठीक है। बच्चे बड़े होते जा रहे हैं, ये भी बात ठीक है। आप इतने में भी अच्छा आप जीवन जी सकते हैं यदि अपनी आवश्यकताओं पर नियंत्रण करना आपको आ जाए। यदि आपके पास आपकी आवश्यकताओं को पहचानना और आवश्यकताओं को नियंत्रित करना आ गया तो मैट्रिक पास व्यक्ति अपने घर को इतना खुशहाल रख सकता है जितना खुशहाल तो शायद बिल गेट्स भी नहीं रख पाएगा। और जिनको अपनी आवश्यकताओं को पहचानना और उनको नियंत्रण करना नहीं आता है, वो चक्रवर्ती की संपदा को भी सामने रखने के पश्चात एक आम के लिए 7 समुद्र पार करके और उसमें अपने नरक की यात्रा का रास्ता खोज सकता है। चक्रवर्ती की संपदा इससे बड़ी और मनुष्य को क्या मिल सकती है? जब उसके लिए भी अपनी आवश्यकताओं पर नियंत्रण करना नहीं आया तो एक आम के पीछे खास को छोड़ गया और समुद्र में जाकर के अपना नरक की यात्रा का सोपान अर्जित कर लिया। क्यों हुआ?
क्या आज की शिक्षा व्यवस्था में इन सब परिस्थितियों से अपने आप को फेस करने का जज्बा सिखाया जाता है? डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है, आपको अपने जीवन से सही एक्सप्रेशन नहीं मिल रहा है, इसका एक परिणाम है। आप सही रूप में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, इसका एक सबब है। आपके जीवन में बनावटीपना आपके दिमाग पर हावी हो चुका है, इसका एक दंश है। और फिर आसपास ऐसा माहौल और मिल जाए, ये माहौल वहाँ ज़्यादा मिलता है जहाँ पर आपके अपनों से दूर कर दिया करते हैं। कहाँ से मिलता है? जब बच्चे घर से बाहर हॉस्टल लाइफ जी रहे होते हैं, तो माहौल तो वही है जिस माहौल में अधिकांश डिप्रेशन में जी रहे हैं या फिर आर्टिफिशियली एक्सप्रेशन में अपने आप को जला रहे हैं। और फिर वो आपके अंदर वो चीज़ भरते हैं, अरे इतना सा नहीं बनता तेरे से। जब देखो, जब कुछ नहीं बनता तो बस मंत्र जाप करने बैठ जाता है, धर्म ध्यान करने की बात सोचता है, पूजा पाठ करने की बात रट लगाता है। इतना सा नहीं बनता, वो YouTube खोल, उसमें वो मिलेगा अनअकैडमिक, वहां जा, तू एकेडमिक हो जाएगा। एक उदाहरण दिया, मैं किसी अनअकैडमिक के चैनल को मैं किसी बदनाम नहीं करना चाहता, एक उदाहरण मात्र है। अब वो बेचारा वहां जाके देखता है, वहां खंगाला उसने, और खंगालने के बाद भी कंगाल निकला बाहर। अब वो फिर परेशान, क्योंकि उसने इतने कॉन्फिडेंस से उसके अंदर ये बात भरी थी कि तू अनअकैडमिक देखेगा तो तेरे अंदर बहुत सारी एकेडमिक आ जाएगी। और जब वहां देखने के बाद उसको नहीं मिल पाया, तो फिर सोचता है शायद मेरे अंदर ही उसको ढंग से देखने की कला नहीं होगी। वो उसको कभी अपराधी सिद्ध नहीं करता जिसने उसके अंदर ये मैसेज छोड़ा है। वो सोचता है मेरे पास उसको देखने की काबिलियत नहीं है, मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। ऐसा करते करते फिर किसी दूसरे से मिलता है, उसने कहा तो सर देख ले शंकर IAS। नाम लेने का मतलब ये नहीं है कि मैं इनको किसी और रूप में ले जाना चाहता हूँ, मतलब एक तमाम तरह की जो YouTube चैनल्स हैं जिस पर पढ़ाई के कुछ गुर सिखाए जाते हैं, UPSC वालों के लिए खास बात कर रहा हूँ मैं। तो फिर वो उसको देखता है, वहाँ पर जाने के बाद भी उसको आधी बातें पल्ले नहीं पड़ती, और पल्ले पड़ती हैं उसको जीवन उतार नहीं पाता, तो वहाँ डिप्रेस होता है। और सबसे बड़ी बात तो ये, उस डिप्रेशन को सहन करने लायक सामर्थ्य जो एक शुद्ध भोजन में होनी चाहिए थी, वो उसको वहां मिल नहीं पाता है। आप भी सोचो, आपके भी अंदर कषाएं उस समय आपकी परीक्षा करती होती जब आपको एक टाइम भोजन करना पड़ता है, उपवास करना पड़ता है, चलो उपवास करना पड़ता है, 2-4 उपवास आपके हो जाते हैं, तो आपको भी इतनी जो आपने स्वाध्याय किया, सब कुछ किया है, वो स्वाध्याय की द्वारा कमाई हुई आपकी पेशेंस को भी जब ठीक से भोजन पानी नहीं मिलता है तो आपको परीक्षा के रूप में उतरना पड़ता है। और आपके बच्चे जब घर से बाहर जा कर के कभी भी कैसे भी करके कुछ भी खा पी के अपना काम चला रहे होते हैं, हम शुद्ध अशुद्ध की बात तो बाद में करेंगे, जो उनके लिए वाकई में उस समय मिलना आवश्यक है, जब वो नहीं मिल पाता है तो इस प्रकार की परिस्थितियों से फेस करने का साहस अपने अंदर नहीं रख पाते, और परिस्थितियां बार बार उन पर वार करती हैं। अंततोगत्वा हर बार में वो अपने आप को शिकस्त पाते हुए पाते हैं, और अंतिम नतीजा उनके हाथ में यही होता है, सुसाइडल कल्चर के हवाले अपने आप को कर दिया जाए। और आपको लगता है हमने व्यवस्था कर दी अपने बच्चों की, बाहर जाकर के अच्छे से खाएंगे पिएंगे, सब कुछ कर पाएंगे। सोचो, जब आप भोजन कराते अपने बच्चों को, आप सिर्फ भोजन कराते हैं कि उसमें भाव भी पिरोते हैं? शुद्ध अशुद्ध की बात मैं बाद में करूंगा, शाकाहार और अन्न आहार की बात मैं बाद में करूंगा, वो भी करूंगा मैं, लेकिन अभी तो एक सामान्य बात करना चाहता हूं, मनोवैज्ञानिक बात है। आप जब भोजन करा रहे होते हैं, ले खा ले ठूस ले, ऐसा बोलो तो क्या होता है? वो 2 महीने का बच्चा भी इस एक्सप्रेशन को पहचान जाता है। भूख भी लगी हो तो मुंह बंद कर लेता है, नाक पकड़ करके आप दूध डालो तो वो या तो चम्मच को दबा देता है या फिर बाहर दही निकाल देता है। उसको भी अपने आत्मसम्मान और आत्मगौरव की रक्षा करनी आती है, बच्चा भले 2 महीने का हो। अब ऐसे में जहां पर सिर्फ भोजन कराने वाले अपने बिल की ओर दृष्टि रखते हैं, वहां पर उसके दिल की बात कोई नहीं करता।
इतना पे करोगे तो आपको ये मिलेगा, ऐसा करोगे तो आपको इतना मिलेगा, और हमारे पास इतने सारे टिफिन भेजने पड़ते हैं, आपको इतने समय टिफिन मिलेगा, जिस समय भूख लगी उस समय नहीं मिलेगा, जब आपको खाना खाना हो उस समय आपके पास नहीं होगा, जब हमें खिलाना हो उस समय खा सकती हो तो खा लेना, नहीं तो भूखे रह जाना। ये तमाम तरह की उसके लिए कल्चर्स मिलती हैं। तो बहुत कुछ तो उसके अंदर पेशेंस जवाब तभी दे देता है जब इन सब व्यवस्थाओं के बारे में उसको जद्दोजहद करनी पड़ती है। और ये जद्दोजहद सिर्फ मात्र उन बच्चों के लिए करनी पड़ती है जो बच्चे हॉस्टल में ना रह करके बाहर रूम लेके रह रहे हैं। तो ऐसा भी मत समझना, जो हॉस्टल में रह रहे हैं उनको भी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। और नागपुर जैसे शहर में भी, जहाँ पर हमें लगता नहीं है कि पर्याप्त सुविधाएं नहीं है विद्या अध्ययन करने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने की, उसके बावजूद भी आप उनको और कुछ अच्छा सिखाने की धूल करके और घर से बाहर भेजते हैं। मैं किसी बेटी या बेटे का नाम नहीं ले रहा हूँ, आम बात कह रहा हूँ, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, आप भेजते हैं तो उनके लिए दिन के कितने घंटे अपने आम संसाधनों की पूर्ति करने के लिए बिताना पड़ता है। और उन संसाधनों की पूर्ति करने में जो मशक्कत करनी पड़ती है दिमाग को, उस दिमाग की झनकार जब सामने पुस्तक लेके वो बैठते हैं तो कितने बार उनके बार ये झनकार पैदा होती है। और फिर होम सिकनेस, जिसको बोलते हैं घर की याद आना, तब तक तो आती है घर की याद जब तक उसको घर को बुलाने वाला नहीं मिलता। बात समझ रहे हो? क्योंकि जो व्यक्ति प्रेम का भूखा है, जब उसको घर से प्रेम की पूर्ति नहीं मिलती तो उसको प्रेम के लिए कुछ और ढूंढना पड़ता है। और फिर इसके बाद डायवर्सन उसको यदि इस रूप में होने का चांस बने, पहली बात तो भोजन पानी ढंग से नहीं मिल रहा, शरीर जवाब दे रहा है, दिमाग जवाब दे रहा है, और परिस्थितियां प्रतिकूल बनती जा रही हैं। उसके बाद यदि उन परिस्थितियों को प्रतिकूल करने में किसी ने दुखती रग पर हाथ रखने का प्रयोग कर डाला, भले ही उसके मन में कहीं और हाथ रखने का मन हो, तो फिर बस अब डाइवर्ट हो गया। अब आप तमाम भी प्रयास कर लो, उसको घर पर भी वापस बुला लो, घर पर तो वापस आ जाएगा, आप तक वापस नहीं आ पाएगा। महाराज घर तक वापस आ गया तो हम तक वापस क्यों नहीं आएगा? क्योंकि घर चार दीवारी का नाम नहीं है। घर नाम है वात्सल्य का, घर नाम है भरोसे का, घर नाम है विश्वास का, घर नाम है अपने जीवन में उन्नति के और आचरण का। ये सब उससे अब दूर हो गए हैं। फिर तो चार दीवारियां कैद खाने में भी हुआ करती हैं, हॉस्टल में भी हुआ करती हैं, कॉलेज में भी हुआ करती हैं, और घर में भी हुआ करती हैं। इन सब चार दीवारियों के बीच में रह करके फिर आप उससे अपेक्षा करो कि हमारा बेटा मास्टर्स करके बाहर से लौट के आया है, हमारे जीवन में बहुत कुछ चीज़ें ऐसी लाएगा जो एक मास्टर होने के नाते होनी चाहिए। आप ये बेबुनियाद उम्मीद रख करके खुद के साथ भी अन्याय कर रहे हो, और बच्चे के साथ तो अन्याय आपने कुछ वर्षों पहले कर ही डाला है। ये आपके अंदर उसके भीतर पहुंचाने वाली एक ऐसी चीज का बीजारोपण है जिसका फल विष के रूप में सामने आएगा, और जो भी खाएगा उसका घात अवश्य सामने आने वाला है। अब इसके बाद मेरी प्रश्न तो समझ ही गए। अब धीरे धीरे अब वो आपसे बचना चाहता है, क्योंकि आज यंगस्टर कम आए हैं इसलिए हम माता पिता की बात ज़्यादा कर रहे हैं। यदि उस प्रकार के लोग आएंगे तो उनकी बात तो आप ही लोगों की है, लेकिन इनके लिए बात कर रहे हैं कि कैसे उसको काबू पाएं। और जब इस तरफ के लोगों की संख्या ज़्यादा बढ़ेगी तो डायरेक्ट आपसे बात की जाएगी कि आप अपने आप पे काबू कैसे पाएं। तो जब वो धीरे धीरे इन चीज़ों से रूबरू होकर के या तो फिर आपसे बचने का प्रयास करेगा, और वह जब बचने का प्रयास करेगा तो आपसे सबसे पहले नज़रें बचाएगा, फिर अपनी जीवन शैली बचाएगा, और फिर अपने जीवन शैली में आए हुए लोगों को बचाएगा, और फिर धीरे धीरे करके टालने का प्रयास करेगा। और जब टालने का प्रयास करेगा तो ये प्रश्न लाजमी हो जाएंगे कि उच्च शिक्षा के चक्कर में जीवन के उस पड़ाव को पार कर जाते हैं जहाँ पर ग्रस्त जीवन में प्रवेश करना आवश्यक होता है यदि उसको ग्रस्त जीवन में जाना है तो। और बुढ़ापे की उम्र में
बुढ़ापा ही तो है। जब 60 साल का जीवन औसत आयु रह गई है तो 30-35 साल का जीवन क्या बुढ़ापा नहीं माना जाएगा? फिर बुढ़ापे की उम्र में आप उम्मीद करो कि उनसे वो चीज़ उपलब्धि के रूप में सामने आए जो शायद एक युवावस्था में होनी चाहिए थी। ये उम्मीद ही बेनामी है। फिर धीरे धीरे करके आप समझ रहे होते हैं कि नहीं, अभी वो शादी नहीं करना चाहता, अभी वो शादी नहीं करना चाहती, नहीं करना चाहता और नहीं करना चाहती ऐसा जो कहता है ना, यदि वो मोक्ष मार्ग में आना चाहता है तो कभी ये नहीं कहेगा मुझे शादी नहीं करनी है, वो ये कहेगा मुझे व्रत लेना है। और जिसको मोक्ष मार्ग में नहीं आना और आपके मुताबिक विवाह नहीं करना, फिर वो ये कहेगा मुझे अभी शादी नहीं करनी है। समझ में आ रहा है इन शब्दों का अंतर? ये शब्दों का अंतर आपको पहचानना आवश्यक है। मुझे शादी नहीं करनी अथवा मुझे व्रत लेना। व्रत लेना एक आत्मविश्वास का शब्द है, मुझे शादी नहीं करनी ये आत्मविश्वास की कमी का शब्द है। अब आपको ये समझना है कि आपके बच्चे किस ओर जा रहे हैं। हालांकि इन दोनों सेंटेंस में अंतर काफ़ी है और ये दोनों सेंटेंस के जो मैंने अर्थ बताए हैं हर व्यक्ति पे लागू हों एकदम तो नहीं कहता, लेकिन 90% ये लागू होंगे। 10% अब बात हर जगह हुआ करते हैं। फिर उसके पश्चात अब धीरे धीरे उसके परिवार की भी मानस की परीक्षा होगी, उसकी तो परीक्षा हो ही रही है। धीरे धीरे सामाजिक दबाव पड़ेगा। क्यों भाई, क्या है? फिर आप कहोगे क्या करें, वो अभी मना करता है, मना करती है। क्यों मना करता है? कुछ गड़बड़ तो नहीं? जैसे ही मना किया तो प्रश्न उठता है कोई गड़बड़ तो नहीं। बात समझ में आ रही? ये बात सबके जीवन की है, क्योंकि इससे भी बहुत गंदी बातें आप जब टीवी सीरियल पर एक साथ परिवार के साथ देख सकते हैं, सुन सकते हैं, तो ये तो बहुत सामान्य सी बातें हैं। यहाँ पर सबके सामने सुनना और समझना कोई गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप तो इससे भी बहुत आगे के निकल के आदी हो गए हैं, तो इनको सुनने में कौन सी दिक्कत है आपको? अब देखो, फिर उसके चेहरे को जब आप देखो तो इन सब बातों को सुनकर के भी जिनकी नजरें आत्मविश्वास से भरी हुई हैं, तो भी मैं एक आंसर नहीं कर सकता कि वो ये जो बातें कही जा रही हैं उससे रूबरू नहीं है। हो सकता है आप पर इम्पैक्ट डालने के लिए वो अपना आत्मविश्वास दिखाना चाह रहे हों, और जिनकी नजरें झुक गई हैं तो फिर आप समझ सकते हो कहीं ना कहीं दाल में काला है। बहुत कुछ तो अब जो कोरोना काल में आपने मुंह पट्टी लगाना सीख लिया, तो पहले तो बहुत कुछ अपने एक्सप्रेशन आप अपने चेहरे से समझते थे, लेकिन जब मास्क लगाना सीख लिया है तो बहुत कुछ आप एक्सप्रेशन आंखों से भी समझने लग गए हैं। और जब आंखों से पढ़ना आपको आ गया है तो आपको अपने बच्चों को भी आंखों से पढ़ना सीख जाना चाहिए। नहीं, हमने दूसरों को पढ़ना सीख लिया, बच्चों को भी आंखों से पढ़ना आए। कब बच्चा नजर झुका लेता है, कब बच्चा आपसे नजर मिलाना चाहता है, और नजरों में क्या परीक्षा है, क्या समीक्षा है, क्या उपेक्षा है, क्या अपेक्षा है, ये सब आपको समझ में आना चाहिए। महाराज जी कैसे समझें, इसकी ट्रेनिंग कहाँ मिले? तो इसकी ट्रेनिंग आपको किसी ट्रेनिंग सेंटर में जाके नहीं मिलने वाली ना। बच्चे को किसी ट्रेनिंग सेंटर में भेजो तो वो जाके काउंसलिंग करने वाले हैं। ये सही ट्रेनिंग आपको अपने घर से ही बच्चों की लेनी पड़ेगी और आपको भी देनी पड़ेगी। महाराज तो आप सीधा सीधा यही कहना चाह रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाई के लिए घर से बाहर ना भेजें? मैं सीधा सीधा क्या कहना चाह रहा हूँ भगवान जाने, लेकिन सीधी सीधी बात यदि आपको समझ में आ रही है, डिसीजन आपको अवश्य लेना है। एक और प्रश्न, ये चूंकि प्रश्न आया है इसी के संबंध में प्रश्न और कर दूं, आपने तो नहीं किया। महाराज ठीक है, हम लोग तो नागपुर वासी हैं और बुंदेलखंड से नागपुर इसलिए आए क्योंकि वहां पर रह करके अर्थोपार्जन की समस्या इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन बच्चों को शादी करने की समस्या सबसे ज़्यादा थी। गांव में होते प्राय सभी सागर के आसपास के हैं, सागर संभाग के ही हैं, सभी वहाँ से यहाँ इसलिए आए। ऐसा नहीं कि जिस गांव के थे वहाँ के गांव के निर्धन व्यक्ति थे, वहाँ के जागीरदार भी थे, कुछ लोग तो लंबरदार भी थे, उसके बावजूद भी वहाँ से छोड़कर यहाँ आने का कारण अर्थोपार्जन नहीं बचा, अर्थोपार्जन नहीं बना, बल्कि बच्चों का वहाँ गांव में विवाह करना कठिन हो रहा है, खासतौर से बेटों का और अब तो बेटियों का भी। पहले ये समस्या थी कि बेटा यदि गांव में रहता है तो उसको कोई अपनी बेटी नहीं देगा। अब तो चाहे गांव में बेटा रहता हो चाहे बेटी रहती हो, शहर में बेटा रहता हो चाहे बेटी रहती हो, सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, क्योंकि अब लेन देन का व्यापार बचा है विवाह। वो लेन देन का नहीं, ये समस्या तो बहुत पहले खत्म हो चुकी काफ़ी हद तक, लेकिन ये लेन देन का
मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, हमने 100 वायदे लेने के रूप में रखे और 100 वायदे सामने वाले को करना पड़ेगा, और 100 में से 99 पूरे किए और एक पूरा नहीं किया तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट वहीं पर साइन जो किया गया था डिफ्यूज हो जाएगा कि हम इसके हकदार नहीं हैं, और ये आम रूप से स्वीकार कर लिया गया है। तो ये समझता जा रही है कि छोटे शहरों की बात, कि छोटे शहरों में शादियां नहीं होती हैं, एक बहुत अच्छा आदर्श उदाहरण एक छोटे से गांव के लोगों ने कर दिखाया, वो भी जैन समाज के लोगों ने कर दिखाया। आज सबको सुनने लायक है और बहुत ही आदर्श और बेहतरीन उदाहरण है। क्या उदाहरण है? एक गांव है पिपरई गांव, नाम सुना है आपने? बीना अशोकनगर के बीच में है पिपरई गांव। वो पिपरई गांव, वहाँ के लोग, चूंकि बहुत छोटा समाज है, 80-100 एकड़ की समाज होगी, समाज भले ही 80-100 एकड़ कम नहीं माने जाते, तो शहरों में भी हुआ करते हैं, लेकिन वो गाँव ही उसका पिपरई गाँव है। तो गाँव जहाँ जुड़ गया तो उसके बारे में लोग वैसे सोचते हैं। ये बात अलग कि जलगांव है, गुड़गांव, उनके बारे में लोग अलग सोचते हैं, लेकिन वो तो छोटा शहर है, छोटा सा गांव है, कस्बा भी नहीं, छोटा गांव है। तो वहां के लोगों ने एक नायाब तरीका ढूंढ निकाला कि अपनी बेटी को भी अब वो शहर में नहीं देंगे। जब मेरे बेटे के लिए शहर वाले ने, गांव वाले ने पिपरई गांव में देना मना कर दिया, तो हम अपनी बेटियों को भी इस गांव से बाहर नहीं जाने देंगे। और पिछले 2 सालों में लगभग 20 से 25 विवाह अरेंज मैरिज द्वारा लोकल में कर डाले, और इस समस्या का बेहतरीन उदाहरण सामने ला करके वो समाधान निकाल लिया कि नहीं, हम, आप बेटी नहीं देते हो गाँव में, तो हम बेटी गाँव से बाहर देंगे भी नहीं। अरेंज मैरिज कराई, समाज में कराई, जो लड़के थे उनके लिए भी योग्य जीवन साथी मिल गया, संस्कारवान मिल गया, और आसपास में जिनके हम चरित्र को जानते हैं, आचरण को जानते हैं, यदि उनके बारे में उनसे विवाह किया जाता, संबंध परिवार बढ़ाया जाता है, तो ये तो आगम की आज्ञा है कि जो जानते हैं। इसलिए पहले कभी आपने सुना है कि उन्होंने अपने नज़दीकी रिश्तेदारों में शादियाँ कर दी? नज़दीकी रिश्तेदारों में शादी करने का मतलब ये नहीं है कि कुछ गलत कर दिया, नहीं, जिनको हम जानते थे, जिनके आचरण के बारे में पहचानते थे, उन्हीं को तो हम विवाह संबंध करेंगे, उनसे संबंध रख पाएंगे। और जब उन्होंने देख लिया कि हमारे गांव में ही करना है, तो 20 दूनी 40, 20 विवाह यदि हुए हैं तो 20 दूनी 40 युवा बच्चों को योग्य जीवन साथी धार्मिक संस्कारों के साथ अपने ही गांव में मिल गए हैं। इस समस्या का इससे अच्छा और समाधान और निदान कहीं नहीं हो सकता। और जो अपने इस समस्या के कारण घर छोड़ करके, गांव छोड़ कर शहरों की ओर भाग रहे हैं, और शहरों में आकर के भी 20-20, 25-25, 30-30, 35-35 साल की उम्र कर रहे हैं, उनके लिए इस उदाहरण से सबक अवश्य ले लेना चाहिए, अहिंसा परमो धर्म की। कल से यदि समय पर सब काम होंगे तब तो हम अपना समय दे पाएंगे, नहीं है तो आज जैसी व्यवस्था रहेगी तो हम सोचेंगे अहिंसा परमो धर्म की।